तीनों एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर क्यों हुआ, रैंडमनेस बढ़ रही है। मेल्टिंग ऑफ आइस क्यों हुआ, रैंडमनेस बढ़ रही है, डेल्टा का साइन पॉजिटिव है। ऐसी तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं, व्हाई डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन इज टेकिंग प्लेस, दो द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। CaO सॉलिड है, CaCO3 भी सॉलिड है, लेकिन गैसियस CO2 जो मिल रहा है इट इज मोर रैंडम इन कंपैरिजन टू, समझ आया कि नहीं। CaCO3 सॉलिड है ना बाकी तो इसलिए ये प्रोसेस हो रहा है। ऐसे ही मतलब कॉमन सॉल्ट जो पानी में डिसॉल्व करता है या अमोनियम क्लोराइड जो पानी में डिसॉल्व करता है, दोनों एंडोथर्मिक है, तो फिर ये डिसॉल्व क्यों कर रहे हैं। जैसे NaCl है या NH4Cl है, NH4Cl सॉलिड ले लो या NaCl सॉलिड ले लो, दोनों के दोनों कॉमन सॉल्ट, दोनों के दोनों का डिस सॉल्यूशन जो है वो एंडोथर्मिक है। देन व्हाई दे आर डिसॉल्विंग इन वाटर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। एक्वस सॉल्यूशन में ये दोनों क्यों डिसॉल्व कर रहे हैं, दो द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। क्या आंसर हो देंगे, एक्वस एक्वस आयंस दोनों रैंडम जा रहा है कि नहीं, दोनों का इन दोनों प्रोसेस का डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर है कि नहीं है, दोनों प्रोसेस का डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव। देयरफॉर कॉमन सॉल्ट्स डिसॉल्व्स इन वाटर, आल्सो अमोनियम क्लोराइड डिसॉल्व्स इन वाटर, बोथ द प्रोसेसेस दे आर accompanied by increase in entropy, मूवमेंट बढ़ रही है, ठीक है ना, डिसऑर्डर बढ़ रहा है इसलिए इंक्रीज इन एंट्रोपी की वजह से। क्लियर, बोथ द प्रोसेसेस आर accompanied by increase in entropy, so both the processes are taking place, इसलिए दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, है ना, इसलिए दोनों प्रोसेस हो रहे हैं। कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट, दोनों इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जरूर कर लेना ये सारी एग्जांपल, ये सब 1 1 मार्क में पूछते हैं। इवेपोरेशन ऑफ वाटर क्यों हो रहा है, मेल्टिंग ऑफ आइस क्यों हो रहा है अपने आप, डिसोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, डिकम्पोजिशन लाइमस्टोन, ये प्रोसेसेस क्यों हो रहे हैं जबकि एंडोथर्मिक है। रीजन क्या है, इंक्रीज ऑफ रैंडमनेस, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन रैंडमनेस। नेक्स्ट, अब रैंडमनेस फैक्टर का पता कैसे लगा, रैंडमनेस फैक्टर का पता कैसे लगा है, देखो जैसे ये लिया, यहाँ पे एक गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, कोई भी गैस N2 H2 O2 CO2 कोई भी गैस, यहाँ पे एक गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे दूसरी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ दूसरी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, सही ना। जैसे ही हम स्टॉप कॉक ओपन कर, अभी हमें दोनों इंसुलेटेड है ना, क्यू क्या है, जीरो, यानी हमने कोई हीट एनर्जी नहीं दी है, कोई हीट एनर्जी नहीं दी है। जैसे ही स्टॉप कॉक को हटा देंगे, जैसे ही स्टॉप को हटा दिया हमने, मान लो ये हटा दिया हमने, इसको हटाने के बाद गैसेस रैंडमली मिक्स करेंगे कि नहीं, गैसेस दोनों मिक्स हो जाएंगे कि नहीं, ये कुछ ऐसा हो जाएगा प्रोसेस। ये गैसेस आपस में क्या हो जाएंगी, मिक्स हो गई कि नहीं। यहाँ पे तो कोई एनर्जी दी नहीं थी, फिर भी प्रोसेस हो रहा है, तो यहाँ पे पता लगा कि दूसरा फैक्टर क्या है, मैक्सिमम रैंडमनेस, मैक्सिमम रैंडमनेस फैक्टर। तो दो फैक्टर कौन से हैं, क्लियर हुआ कि नहीं, ये ऑर्डर था, ये ऑर्डर था, यहाँ पे क्या हो गया, डिसऑर्डर्ड हो गया, ऑर्डर से क्या हो गया, डिसऑर्डर, रैंडमनेस क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो डेल्टा एस क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, है ना, डेल्टा एस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्या याद रहेगा, तो नोट कर लेंगे एक बार इसको, एक बार इसको नोट कर लो जल्दी से। मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम रैंडमनेस दो फैक्टर हैं व्हिच डिसाइड्स द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मिनिमम एनर्जी, मैक्सिमम। नोट कर लिए, दो फैक्टर्स व्हिच डिसाइड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, कौन कौन से दो फैक्टर, वो मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम रैंडमनेस, सही ना। मिनिमम एनर्जी याद रखना, मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, और सेकंड फैक्टर क्या है, मैक्सिमम रैंडमनेस। ध्यान रखना, अकेला एनर्जी फैक्टर और अकेले रैंडमनेस फैक्टर, दे बोथ कांट डिसाइड स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस। एनर्जी फैक्टर अलोन और रैंडमनेस फैक्टर अलोन, दे बोथ कांट डिसाइड स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस, दोनों को मिला करके स्पॉन्टेनिटी को बताना होता है, दोनों को मिला करके स्पॉन्टेनिटी को बताना होता है, ये ध्यान रखना चीज का। तो जो ओवरऑल ड्राइविंग फोर्स होता है वो E प्लस आर होता है, जो ओवरऑल ड्राइविंग फोर्स होता है वो क्या होता है, E प्लस आर। डी क्या है यहाँ पे, ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स क्या बताएगा, ड्राइविंग फोर्स क्या बताएगा, ओवरऑल स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस, ओवरऑल स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस, ओवरऑल स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस। और ये कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा,
मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम रेंडमनेस। एनर्जी क्या होनी चाहिए? मिनिमम। रेंडमनेस फैक्टर क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। एनर्जी फैक्टर मिनिमम, रेंडमनेस फैक्टर मैक्सिमम। क्या ये बात समझ आ गई कि नहीं? एनर्जी फैक्टर मिनिमम है, रेंडमनेस फैक्टर मैक्सिमम। ये ध्यान रखना चीज का, D इक्वल टू E प्लस R। मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम रेंडमनेस विल डिसाइड द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस। और इसी को तुम आगे जाके पढ़ोगे ना, D को लिख दोगे डेल्टा G। याद कर लेना, गिब्स फ्री एनर्जी है। डेल्टा G क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। और E को लिख दोगे डेल्टा H, डेल्टा H। और रेंडमनेस फैक्टर को क्या लिखते हैं? एंट्रोपी माइनस T डेल्टा S। देखो, डेल्टा G जो डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ये है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। कांस्टेंट टेंपरेचर प्रेशर पे वैलिड है, कांस्टेंट टेंपरेचर प्रेशर पे ये वैलिड है, कांस्टेंट टेंपरेचर प्रेशर पे वैलिड है। डेल्टा G क्या है? गिब्स एनर्जी चेंज। डेल्टा H क्या है? एंथैल्पी चेंज। डेल्टा S क्या है? एंट्रोपी चेंज। और T टेम्परेचर है ना, T टेम्परेचर है। ध्यान देना। अब अगर मैं डेल्टा G की वैल्यू पुट करता हूँ, डेल्टा G का साइन पूछता हूँ तुमसे कि डेल्टा G का साइन क्या होगा फॉर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ऊपर जो मैंने पढ़ाया उसके बेसिस पे बताना तुम्हें, ऊपर जो बताया उसके बेसिस पे बताना। डेल्टा H क्या होना चाहिए फॉर प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस? तुमने बोला एनर्जी क्या होनी चाहिए? मिनिमम यानी नेगेटिव। डेल्टा H क्या होना चाहिए? नेगेटिव। और T डेल्टा S, डेल्टा S क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। रेंडमनेस क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम। तो T डेल्टा S पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, तो ये नेट क्या आएगा? नेगेटिव। ये याद रखना, भूलना नहीं बिल्कुल भी। फॉर ए प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, ओवरऑल डेल्टा G डिसाइड करेगा, नीदर दिस एनर्जी फैक्टर नॉर एंट्रोपी फैक्टर। वो डिसाइड नहीं करेगा। कौन डिसाइड करेगा? डेल्टा G डिसाइड करेगा कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। अगर डेल्टा G नेगेटिव आ रहा है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, डेल्टा G पॉजिटिव आ रहा है तो रिएक्शन क्या होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो रिएक्शन या प्रोसेस क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा G यहाँ पे नेगेटिव आएगा, कैसे पता लगा? डेल्टा H क्या होना चाहिए? कम, कम यानी नेगेटिव। डेल्टा S क्या होना चाहिए? ज्यादा यानी पॉजिटिव। तो नेट क्या आया? नेगेटिव। तो ये डिसाइड करेगा। जैसे मैंने पीछे तुम्हें एग्जांपल दी अभी, पीछे जो एग्जांपल दिए तुम्हें अभी, ये अब अगर उनसे पूछे कि ये एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शंस है, ये एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शंस है कि एंथैल्पी ड्रिवन रिएक्शंस है, ये ऐसे क्वेश्चन आता है पेपर। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ एंथैल्पी ड्रिवन रिएक्शन, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शंस। तो तुम क्या बोलोगे इसको? ये एंथैल्पी ड्रिवन रिएक्शन है कि एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शन है? हाँ, क्योंकि इसमें एंथैल्पी एनर्जी फैक्टर फेवर कर रहा है क्या इनको? एनर्जी फैक्टर फेवर नहीं कर रहा ना। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई? एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शन। ये एग्जांपल जो मैंने 4-5 लिखी है यहाँ पे एग्जांपल, ये किसकी है? एंट्रोपी ड्रिवन रिएक्शन, बिकॉज एंट्रोपी इज फेवरिंग but energy factor is not favoring, therefore these are entropy driven reaction. Entropy is driving the reaction towards forward direction, entropy in reaction को drive कर रहा है towards forward direction। क्या ये समझ आ गया आंसर इसका? नेक्स्ट नोट करना आगे, नेक्स्ट नोट करना आगे। एंट्रोपी, चलो नेक्स्ट पहले एंट्रोपी लिख लो, फिर क्वेश्चंस देने हैं इसके भी। एंट्रोपी डिनोट करते हैं एस से, एंट्रोपी डिनोट करेंगे इसको एस से, डिनोट करते हैं इसको एस से। एंड इट इज मेजर ऑफ रेंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम, इट इज मेजर ऑफ रेंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम, it is measure of randomness or disorder of the system, it is state function and extensive property। ये state function है और extensive property है। Here this is state function and extensive property। और absolute value एंट्रोपी निकाल सकते हैं कि नहीं? absolute value इसकी भी निकाल सकते हैं, ध्यान रखना इसका। absolute value of entropy can't be found। absolute एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हैं, लेकिन एंट्रोपी की वैल्यू एग्जैक्ट हम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। एंट्रोपी चेंज कैन बी फाउंड बट नॉट एब्सोल्यूट एंट्रोपी। एब्सोल्यूट एंट्रोपी सिस्टम की नहीं निकाल सकते, क्या निकाल सकते हैं? इसका चेंज निकाल सकते हैं। क्लियर? इसका चेंज निकाल सकते हैं, ये याद रखना। एंट्रोपी मेजर ऑफ रेंडमनेस ऑफ द सिस्टम है, एंट्रोपी मेजर ऑफ रेंडमनेस ऑफ द सिस्टम है। एंट्रोपी चेंज कैन बी फाउंड बट नॉट एंट्रोपी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी कांट बी फाउंड। सही है? अच्छा, अभी एक तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। और इसके अलावा जैसे अब तुम्हें एंट्रोपी चेंज निकालना, उसका फॉर्मूला क्या है? एंट्रोपी चेंज इट इज मेजर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। एंट्रोपी चेंज क्या है? डेफिनेशन क्या है एंट्रोपी चेंज की? हीट इवॉल्व्ड और अब्सॉर्ब्ड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट टेंपरेचर, ये चीज है। क्यू रिवर्सिबली सिस्टम के लिए डिफाइंड है ये, आइसोथर्मली डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट टेंपरेचर। ये भूलना नहीं, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। सिस्टम के लिए हमेशा ट्रू होगा, वेदर इट इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, दोनों के लिए ट्रू है ये प्री डिफाइंड है, तुम्हें ध्यान रखना है।
एंट्रोपी चेंज क्या है? एंट्रोपी चेंज क्या है? क्यू रिवर्सिबली आइसोथर्मली डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट टेंपरेचर। क्यू रिवर्सिबली आइसोथर्मली डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट टेंपरेचर। रिवर्सिबल प्रोसेस मानेंगे हमेशा। इरिवर्सिबल होगा तो भी उसके लिए डेल्टा सिस्टम जो होगा वो यही होगा, सही ना? डेल्टा सिस्टम यही होगा, डेल्टा सिस्टम यही होगा, क्यू रिवर्सिबली आइसोथर्मली डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट टेंपरेचर। अच्छा ये आ गया यहाँ पे। अब इसके अलावा अगर टेम्परेचर, अब जैसे इसमें मैंने पूछा कि अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी पे क्या फर्क पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी पे क्या फर्क पड़ेगा? कम होगी। और इन जनरल सोच के देख, फॉर्मूला मत देख, टेम्परेचर बढ़ेगा तो बढ़ेगी, ये एंट्रोपी चेंज है जो कम हो रहा है। बात समझ नहीं? टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ेगी। और टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा? कम हो जाएगा। क्या वैसा हो जाएगा कि नहीं? क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना इसका। नेचुरल सी बात है, टेम्परेचर बढ़ा, मैंने एग्जांपल दिया ना तुम्हें, H2O लिक्विड एट 10 डिग्री सेल्सियस, H2O लिक्विड एट 20 डिग्री सेल्सियस, किसकी एंट्रोपी ज्यादा? 20 डिग्री सेल्सियस की। मूवमेंट बढ़ेगी ना उससे। तो ध्यान रखना इसका, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी, लेकिन एंट्रोपी चेंज कम हो जाएगा। तो ये अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो फॉर्मूला क्या आता है? अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा? तो डेल्टा सिस्टम कैसे आएगा? वो डीएस होगा ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंट्रोपी चेंज जो है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंट्रोपी चेंज, डीएस से नोट करते हैं। और ये होगा क्यू बाय टी, क्यू बाय टी। लेकिन टेम्परेचर अब यहाँ पे क्या वेरिएबल है? टेम्परेचर वेरिएबल है तो चेंज करेंगे T1 से T2, T1 से T2 आएगा। और यहाँ पे भी S1 से S2 कह लो। और डेल्टा एस का जो फॉर्मूला है ये ध्यान रखना है इसके अंदर, क्योंकि टेम्परेचर वेरिएबल है तो तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो आंसर मिलेगा तुम्हारा, सही ना? तो डेल्टा एस का जो फॉर्मूला होता है वो होगा हमेशा एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। साइक्लिक प्रोसेस का वैल्यू क्या होगी? साइक्लिक प्रोसेस का वैल्यू क्या होगी? जीरो। क्यों? क्योंकि एंट्रोपी क्या है? स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन की वैल्यू क्या होती है? जैसे ये कोई प्रोसेस दे दिया, ए से बी, बी से सी, सी से डी, और डी से ए, दोबारा ए बी सी डी, ये दिया प्रोसेस। अब मैंने बोला इसके अंदर नेट एंट्रोपी चेंज क्या है इस पूरे प्रोसेस के अंदर? जीरो। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या है सिस्टम की? सेम। तो नेट एंट्रोपी चेंज क्या आएगा? जीरो। वर्क डन क्या होगा? वर्क डन ए से बी भी होगा और सी से डी भी होगा, ना बी से सी होगा ना डी से ए होगा, क्योंकि डी से ए में या बी से सी में क्या हो रहा है? वॉल्यूम क्या है? चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो इसलिए ए से बी में और सी से डी में ही वर्क डन होगा, बी से सी, डी से ए दोनों में वर्क डन नहीं होगा। क्या क्लियर है? तो डेल्टा एस क्या होगा? एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। और अगर रिएक्शन हो रही है तो एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स, ये लिखाया हुआ पहले फॉर्मूला, माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स। एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स, समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स। ये तुम्हें ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट है एक रिएक्शन, एंट्रोपी चेंज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेसेस, नोट कर लेना एक बार। एंट्रोपी चेंज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेसेस, डिफरेंट प्रोसेसेस। देखो एंट्रोपी चेंज फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस, जैसे अगर अभी तुमने पढ़ा जो एंट्रोपी, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मान लो कोई प्रोसेस है से P1 V1 T1, ये इनिशियल कंडीशन है इसकी, और ये कन्वर्ट हो रहा है किस पे? फाइनली P2 V2 और T2, P2 V2 और T2। इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर दे रखा है, फाइनल प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर दे रखा है, और बोला तुम्हें डेल्टा एस निकालना है फॉर दिस प्रोसेस। तो डेल्टा एस अभी तुम्हें मैंने बताया, डीएस क्या आया था? क्यू बाई टी, क्यू बाई टी था। जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना? इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको। अब क्यू क्या होता है? फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। स्कूल में नहीं पूछेंगे इस फॉर्मूले को, लेकिन इसके क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं नीट में भी और आईआईटी के अंदर भी, इसलिए ढंग से करना इस फॉर्मूले को। डेल्टा ये होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, तो क्यू क्या आ गया यहाँ से? डेल्टा ई माइनस डब्ल्यू, डेल्टा ई माइनस डब्ल्यू। डेल्टा ई होता है एनसीवीडीटी, माइनस माइनस ये क्या होगा? पी एक्सटर्नल डीवी, क्योंकि मैंने प्रोसेस बोला रिवर्सिबल, मैं यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ,
ds इज इक्वल टू क्यू की जगह एनसीवी dt माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस पी एक्सटर्नल डीवी। पी एक्सटर्नल को पी इंटरनल लिख सकते हैं कि नहीं? क्या ये समझ आ गया? एक बार चेक करो, स्टेप समझ आ गया कि नहीं? ये चीज समझ आ गई कि नहीं? ये डेल्टा ई क्या था? क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू क्या हो गया? डेल्टा ई माइनस डब्ल्यू। ये लिखा ना क्यू की जगह, डेल्टा ई एनसीवीडीटी होता है, और डब्ल्यू क्या होता है? पी एक्सटर्नल डीवी नेगेटिव में V1 से V2 एक्सपेंशन माना है, तो वो हो जाएगा प्लस पी एक्सटर्नल डीवी। और एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर क्या होता है रिवर्सल प्रोसेस में? इक्वल। तो पी एक्सटर्नल को पी इंटरनल लिख दिया। पी इंटरनल, अब ये देखो इधर अगली लाइन लिख रहा हूं, ध्यान देना। एनसीवी dt बाई टी, एनसीवी dt बाई टी टेम्परेचर वेरिएबल V1 T1 से T2, प्लस पी इंटरनल को एनआरटी डिवाइड बाई टी तो है ये वाला, बाई टी, एनआरटी बाई वी आएगा ना, और डीवी। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट्स V1 से V2 और टी से टी कैंसिल। एक बार चेक कर लो, कोई डाउट तो पूछ लो। उसमें डीवी बाई वी आएगा ये। क्या ये समझ आ गया? एनसीवी dt बाई टी, T1 से T2 लिमिट्स है। एनआरटी बाई टी आएगा, डीवी बाई वी, V1 से V2 लिमिट्स है। नोट करना है इसमें। अब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? नोट कर लिया यहां तक? इसको इंटीग्रेट करेंगे, डेल्टा ऐसा आ जाएगा, एन सीवी नेचुरल लॉग टी आएगा, लिमिट पुट कर देंगे T2 by T1 हो जाएगा कि नहीं? लिमिट पुट कर देंगे T2 by T1 आ जाएगा, प्लस एन आर नेचुरल लॉग, लिमिट पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? V2 by V1। क्या ये फॉर्मूला समझ आ गया? दिस इज डेल्टा एस फॉर सिस्टम, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है डेल्टा सिस्टम फॉर रिवर्सिबल प्रोसेसेस। एन सीवी नेचुरल लॉग T2 by T1 प्लस एन आर नेचुरल लॉग V2 by V1। अब इसको तुम, मैंने सीवी की टर्म से लिखा ना, तुम इसे सीपी की टर्म से लिख के दिखाओ जल्दी से, चाहिए ना? तुम इसको लिख के दिखाओ सीपी की टर्म्स में, इस फॉर्मूले को सीपी की टर्म्स में लिख के दिखाओ। सीवी को क्या लिख दोगे? सीपी माइनस आर। समझ गए नहीं? सीवी को क्या लिख दोगे? सीपी माइनस आर। उसकी टर्म्स में लिख के दिखाओ फॉर्मूला क्या आ रहा है। एक बार रीजॉइन करना है।